हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और हम यहां पर मिलकर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन से केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। इस चैप्टर के अंदर हमने किया क्या, सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना शुरू किया कि एटम क्या है, राइट। वो हम बेस से पहले ही चैप्टर्स में पढ़कर आ गए थे। जब हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ा, वहां पर हमने ये सीखा कि मैटर क्या है। मैटर वो हर एक चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, राइट। अब वो मैटर आखिर बनाया कौन से चीजों से जाता है, ये हमें देखना था, राइट। किन पार्टिकल्स से वो मैटर बनता है। तो हमने ये कहा था मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। आगे जब रिसर्च हुई तब साइंटिस्ट ने उस स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल को क्या नाम दिया, एटम। उन्होंने कहा उसका नाम और कुछ नहीं, एटम ही है। इस एटम को हमने कहा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर, राइट। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर क्यों कहा हमने, जिस तरीके से किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए आपको ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है, राइट। उन ब्रिक्स को आप एक साथ लाइन अप करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं। सेम उसी वे में किसी भी मैटर को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एटम की। एटम्स को साथ में इकट्ठा करके ही हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स और उन मॉलिक्यूल से डिफरेंट कंपाउंड्स और बड़े बड़े अपने मैटर बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो बनने की प्रोसेस शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, आपके एटम से, राइट। वहीं पर जब हमने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी, उसके अंदर डेल्टन ने हमें ये बताया कि जो एटम है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है, राइट। जो आपका एटम है वो कैसा है, इनडिविजिबल पार्टिकल है। ये किसने बताया हमें, ये हमें बताया डाल्टन ने अपनी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि जो ये एटम है इसे आप फर्दर और तोड़ नहीं पाएंगे, डिवाइड नहीं कर सकते, ओके। बट डेल्टन के बाद जो नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, न्यू साइंटिस्ट आए, उन्होंने जब ये देखा कि भाई एटम के अंदर जो है हमें ऐसा लग रहा है कि और स्मॉलर पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, तो उन्होंने किए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे डिस्कवरी हुई हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। वो पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे एटम के अंदर, ओके। उन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। देन हमारे पास है प्रोटॉन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, एंड न्यूट्रॉन जिस पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, अनचार्ज, जीरो चार्ज है इस न्यूट्रॉन के ऊपर, ओके। जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर हुए उसके बाद ये भी रिसर्च स्टार्ट हुई। हमने ये सोचा कि अच्छा भाई एटम तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बनता है, लेकिन वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो एटम के अंदर प्रेजेंट किस तरह से होते हैं ये हमें समझना है। उसी के लिए डिफरेंट टाइम पर हमारे इंट्रोड्यूस हुए अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अरेंजमेंट दिखाने वाले एटॉमिक मॉडल्स, ओके। डिफरेंट टाइम पे हमारे पास आए डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमें एटॉमिक मॉडल दिया किसने, सजेस्ट किया गया बाय जे थॉमसन। थॉमसन ने ऐसा मॉडल सजेस्ट किया था जिसे उन्होंने कहा था वो मॉडल सिमिलर है टू अ प्लम पुडिंग, राइट। उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है जिसके अंदर आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीट्यूड जो है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का वो हमेशा इक्वल होता है एक एटम के अंदर। ओके, देन उनके बाद आए हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या फिर जिसे हम अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी बुलाते हैं। तो जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया और उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन निकल कर आई, तो उन्होंने कहा भाई थॉमसन के मॉडल से तो मेरी ऑब्जर्वेशन जो है वो जस्टिफाई हो नहीं रही हैं। इसका मतलब कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, इसीलिए मैं अब इंट्रोड्यूस करूंगा अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे न्यू एटॉमिक मॉडल। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि हमारे एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि एटम के सेंटर पे प्रेजेंट है। अब उस न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट जितना मास है आपके एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर, और उस न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं सर्कुलर पाथ। उन सर्कुलर पाथ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस। ओके, इसके बाद क्या हुआ, रदरफोर्ड के मॉडल में भी ड्रॉबैक्स आ गई, उनकी भी कमियां निकल गई, जिसको रेक्टिफाई किसने किया, नील बोहर ने, बाय गिविंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि कुछ बातें रदरफोर्ड की हम ले सकते हैं, उन्होंने सही कही है। एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, पर जो उन्होंने कहा है सर्कुलर पाथ जिन पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन सर्कुलर पाथ को बोहर ने बोला स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्बिटल, जिन्हें उन्होंने नाम दिया था डिस्क्रीट ऑर्बिट। ऐसे ऑर्बिट के अंदर जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो वो कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, ये हमें बोहर ने बताया। तो इसी के साथ डिफरेंट मॉडल्स को जब हम पढ़ते गए तो हमें पता चला अपने एटम का स्ट्रक्चर, कि हमारा एटम जो है वो कैसा दिखता है। एटम में सेंटर पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है जो कि होता है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स रहते हैं उन्हें हम बुलाते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, उन पार्टिकल्स को जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब पार्टिकल्स कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो पार्टिकल, वो सब एटॉमिक पार्टिकल जो आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, और इसके अराउंड प्रेजेंट होती हैं क्या, डिफरेंट शेल्स, या जिन्हें बोहर ने कहा डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इस तरीके का कुछ होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है। जब हमने एटम का स्ट्रक्चर सीखा उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश करी कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हम ये शेल्स भर रहे हैं, आखिर कैसे भरनी है भाई। अगर मैं फर्स्ट शेल के अंदर ही 10 इलेक्ट्रॉन डाल दूं, सेकंड में 4 डाल दूं, थर्ड में 5 डाल दूं, क्या हम अपनी मनमर्जी के हिसाब से चलेंगे? क्या मेरी मर्जी है कि मैं किसी भी शेल में कितने भी इलेक्ट्रॉन्स डाल सकती हूँ या फिर नहीं? कौन से वो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, राइट? तो हमें बोहर एंड ब्यूरी ने कुछ रूल्स सेट करके दिए थे जिनके अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो हमें हमेशा उन रूल्स को याद करना है और उसके अकॉर्डिंग ही अपने एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ओके।
उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखी एटम से रिलेटेड, जैसे कि नंबर 1 था एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बारे में जाना, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, राइट। देन हमने मास नंबर देखा, मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसके बाद आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स देखे। आइसोटोप क्या है, वो एटम है किसी भी एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर चेंज हो जाता है, डिफरेंट होता है। और आइसोबार्स क्या हैं, दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहता है पर मास नंबर जो है वो सेम होता है। ओके, तो ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने चैप्टर की थ्योरी पार्ट में, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में, राइट। अब आज क्या करेंगे, जो हम कर रहे थे पहले ही, क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। अब बोहर ने किस तरीके का मॉडल सजेस्ट किया, उन्होंने काफी सारी चीजें कहां से ली, रदरफोर्ड के मॉडल से ही ली, राइट। जैसे कि बोहर ने क्या कहा था, पॉजिटिवली चार्ज्ड nucleus is present at the center of atom, right? ये हमें हमारे रदरफोर्ड मॉडल से ही पता चल गया था। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ द एटम में, राइट। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, electrons revolve around the nucleus in discrete orbits। जैसे कि रदरफोर्ड ने सिर्फ ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पे, राइट। बट बोहर ने हमें क्या बताया, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। उन्होंने क्या बताया, वो स्पेशल टाइप के सर्कुलर पाथ हैं जिन्हें हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है। अब डिस्क्रीट ऑर्बिट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी while revolving in discrete ऑर्बिट्स। ओके, उन्होंने क्या ऐड किया, ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं जिन्हें हम कह रहे हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ सर्कुलर पाथ है। ये स्पेशल क्यों है, बिकॉज इस डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो किसी भी तरीके की एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। ओके, इसीलिए इन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला गया। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं बना के। सेंटर पे क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, राइट। इसके अराउंड क्या है हमारे, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। ओके, ये क्या है, N1 ऑर्बिट, N2, N3 ऑर्बिट। ओके, या फिर इन ऑर्बिट्स को हमने नाम भी दिए हुए हैं, K, L, M ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस तरीके का हमारा सजेस्ट किया था किसने, बोहर ने।
ठीक है, क्या बोला बोहर ने, सेंटर पे प्रेजेंट है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, देन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, बट वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व किन में करते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट में, और डिस्क्रीट ऑर्बिट में जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। तो इन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स और एनर्जी रेडिएट नहीं होती ये वाली चीज आगे फर्दर बता के, जो हमने देखा था रदरफोर्ड मॉडल के अंदर ड्रॉबैक थी, उस ड्रॉबैक को इन्होंने सही कर दिया। ओके, तो ये क्या था, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर ऑल द proposed model of an atom given in this chapter। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर हमने कितने पढ़े हैं एटॉमिक मॉडल्स, बताइए, याद कीजिए। इस चैप्टर के अंदर हमने 3 एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस किया है। नंबर 1 क्या था हमारा, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, नंबर 2 रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंड नंबर 3 बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला क्या था हमारे पास, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, राइट। तो थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या बताया, उन्होंने कहा एटम कैसा है भाई, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है और उसके अंदर आपके जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, एम्बेडेड है, या फिर आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और उन्होंने एक और पॉइंट बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओके, थॉमसन ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया हमें, नंबर 1 हम उससे रिलेट कर सकते हैं प्लम पुडिंग के साथ, या फिर जो सबसे इजी चीज है याद रखने की, अपना वाटरमेलन, राइट। जो वाटरमेलन के अंदर पूरा का पूरा रेड स्फेयर होता है, रेड पोर्शन होता है जो कि एडिबल पोर्शन है, जिसे हम खाते हैं, राइट, कंज्यूम करते हैं। जिस तरीके से वो पूरा स्फेरिकल शेप में रेड पोर्शन है, सिमिलर वे में वैसे ही क्या है हमारे एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और जैसे उस वाटरमेलन के रेड पोर्शन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्या, ब्लैक कलर के सीड्स वाटरमेलन के बीज होते हैं, जो बीच बीच में आते रहते हैं जब हम वाटरमेलन खाते हैं। तो जिस तरीके से रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन कंटेन करता है ब्लैक कलर के सीड्स, सेम सिमिलर उसी वे में आपका जो पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है वो कंटेन करता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक एटम के अंदर। तो इस तरीके का हमारा मॉडल किसने सजेस्ट किया था, थॉमसन ने, जिसे हम जानते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल के नाम से। अगर हम देखें किस तरीके का मॉडल बताया था, इस तरीके का स्फेयर है, पॉजिटिव चार्ज है जिसके ऊपर, और इसमें बीच बीच में आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, ये तो था हमारा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन के बाद कौन आए,
रदरफोर्ड आए, जिन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि भाई थॉमसन जी, आपका जो मॉडल है वो हमारे एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, हमारे एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस को क्लैरिफाई नहीं कर पा रहा, इसीलिए आपके एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां हैं जिसे हम ठीक करना चाहेंगे और अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देना चाहेंगे। अब रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था? नंबर 1, इन्होंने बोला था पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस is present at the center of atom where most mass of atom is concentrated. Second to electrons revolve around nucleus in circular path। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया? गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। उसके बेसिस पे उन्होंने अपना रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें सजेस्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने 2 चीजें बताई। पहली चीज उन्होंने ये कही कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसे थॉमसन ने कह दिया कि वो पूरा का पूरा एक स्फीयर फॉर्म कर रहा है, राइट, एटम के अंदर, ऐसा नहीं है। तो क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा एटम के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस नाम दिया उन्होंने, न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर आपके एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस के अंदर। और जो मोस्टली जितना मास आपके एटम का है, वो सारा मास भी कहाँ प्रेजेंट है? उस न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ पे। तो उन्होंने क्या सजेस्ट किया? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इसके इर्द गिर्द, इस न्यूक्लियस के। ठीक है, तो ये क्या था हमारा? सबसे पहले हमने देखा थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, उसके बाद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मॉडल क्या है, जिसे हमने अभी बिगनिंग में ही डिस्कस कर लिया, बोहर्स मॉडल। बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर ने क्या बताया? पॉजिटिवली चार्ज nucleus is present at the center of atom। ठीक है, ये चीज उन्होंने रदरफोर्ड की ही कही थी कि रदरफोर्ड ने सही बताया है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द एटम and electron revolve around the nucleus in discrete orbits।
राइट। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स क्या हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हमारे वो ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ठीक है, रिलीज नहीं करता एनर्जी को। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जिसके अराउंड ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स प्रेजेंट हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसने सजेस्ट किया हमें? बोहर ने, थ्रू बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट देखते हैं, समराइज द रूल्स फॉर राइटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। अब क्या करना है, हमें वो रूल्स बताने हैं जिनसे हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कौन से हैं वो रूल्स? वो रूल्स हमें दिए गए, किसने दिए वो रूल? दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिए हैं, बोहर एंड ब्यूरी ने। ठीक है, किन्होंने दिए हमें? बोहर एंड ब्यूरी। इन दोनों ने मिलकर हमें कुछ रूल्स दिए जिनको फॉलो करके हम डिफरेंट शेल्स में अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या रूल्स दिए? रूल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। सबसे नंबर 1 पे इन्होंने, क्योंकि देखिए जब बोहर ने अपना मॉडल दिया तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, राइट, जिनके उन्होंने नाम भी दिए के, एल, एम, एन, सो ऑन, राइट। बट हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से, अगर सपोज मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि मैं फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालूं, सेकंड में कितने दूं, थर्ड में कितने दूं, राइट। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हर एक ऑर्बिट की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी क्या है या मैक्सिमम अकोमोडेशन। जैसे हम कहीं पे रूम लेने जाते हैं, इन केस आप किसी पीजी में जाएंगे रूम लेने, तो वहां पर बात होती है किसकी? अकोमोडेशन की, राइट। इस रूम में कितने लोग अकोमोडेट किए जा सकते हैं? सपोज 10। तो जब किसी के पास, मान लो मैं पीजी ओनर हूं, जब मेरे पास 100 बच्चे आएंगे कि हमको रूम चाहिए, हमें यहाँ पर पीजी एज अ पेइंग गेस्ट रहना है, तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से इन 100 को डिस्ट्रीब्यूट करूं इन डिफरेंट रूम्स, राइट। उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि हर एक रूम जो है वो कितना बड़ा है, वो कितने लोगों की ऑक्यूपेंसी रखता है, कितनी अकोमोडेशन है उस रूम की। सपोज एक की 10 है, दूसरे की 20 है, तो 10 वाले में 10 ही लोग तो रह पाएंगे, वहां 20 तो नहीं आ जाएंगे। सिमिलर वे में हमारी शेल्स की भी होती है ऑक्यूपेंसी या मैक्सिमम अकोमोडेशन, जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि उस ही हिसाब से हम वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। अगर एक शेल की ऑक्यूपेंसी 2 है तो वहां सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा नहीं रह सकता, तीसरे के लिए वहां पर कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। तो नंबर 1 रूल ही जो इन्होंने दिया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी शुरुआत ही इन्होंने यहीं से करी है कि मैक्सिमम अकोमोडेशन क्या है किसी भी शेल की, राइट। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया? मैक्सिमम अकोमोडेशन फॉर ईच शेल। वो हम कैसे निकालेंगे, कितनी है? दैट विल बी इक्वल टू 2
2n²। 2n² का फॉर्मूला लगाकर आप किसी भी शेल के लिए, ऑर्बिट के लिए निकाल पाएंगे कि उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मैक्सिमम एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम एकोमोडेशन इलेक्ट्रॉन आने की कितनी तादाद, कितनी पॉपुलेशन एक शेल के अंदर रह सकती है, ये हमें पता चलेगा 2n² से। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास है KLMN शेल्स बोल लो या ऑर्बिट। ओके, अब इनके लिए n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको पता लगाना है कि हर एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो वो आप कैसे बताएंगे? वो आप बताएंगे 2n² फॉर्मूला लगा के। सो 1 के लिए इट विल बी 2 multiplied by 1², 2 इलेक्ट्रॉन्स। देन 2 multiplied by 2², 8, 2 multiplied by 3², 18, 2 multiplied by 4², 32। ओके, तो जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया 2n², यहां से आपको पता चल गया है क्या? मैक्सिमम अकोमोडेशन या ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज शेल्स, इनके अंदर कितनी जगह है ये आपने पता लगा लिया। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए खाली जगह है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल के अंदर कितनी है? 8 है। एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन के अंदर आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये तो था हमारा फर्स्ट रूल। इसके बाद सेकंड रूल क्या बताया उन्होंने कि किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट शेल है उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे, ठीक है। ठीक है, हमेशा जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी क्या रहेगी? 8। उसमें आपको 8 इलेक्ट्रॉन्स ही डालने हैं। देन थर्ड देखते हैं, थर्ड रूल क्या था? ऑलवेज फिल इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर्ड और स्टेप वाइज मैनर। अब इसका क्या मतलब है? जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स लेकर आए हो, सपोज मेरा एक एटम है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। अब मैं किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? मेरे दिमाग में सपोज मैं ये सोचूं कि अच्छा देखिए 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरे पास शेल्स तो बहुत सारी हैं भाई, KLMN है ना। तो मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि मैं कितने भी कहीं भी डाल देती हूं, K में 2, L में 5, M में 3, ऐसे डाल देती हूं। ठीक तो है, इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं भाई, कहीं भी कितने भी रख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट ही करने हैं, राइट। बट ये मेथड गलत है। जब भी हमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो हमें एक ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। हमें हमेशा स्टेप वाइज मैनर में ही चलना है। जितने इलेक्ट्रॉन है 10 के 10 हैं, उन्हें उठाइए और लेके चलिए सबसे पहले के पास और उनसे पूछिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो कहेगा 2 की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले से 2 दे दो। जब के फिल होगा
उसके बाद आपको L के पास ही जाना है, हायर शेल के पास पहले नहीं जाना। हमेशा आप ऑर्डर स्टेप वाइज मैनर में चलेंगे, K के बाद L के पास जाएंगे। L के पास गए, उसने बोला मेरी ऑक्यूपेंसी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स वहीं पे चले जाएंगे, राइट। तो सही ऑर्डर क्या है कि आप पहले K के पास जाइए, फिर आप L के पास जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप जंप करके सीधा M या N के पास चले गए, नहीं, हमेशा आपको लोएस्ट शेल should be filled first, ठीक है। हमेशा जो आपकी लोअर शेल है, जो कम लेवल पे है, n वैल्यू जिसकी कम है, तो हमेशा आप उसको पहले पूरी तरह फिल करेंगे, तभी उसके ऊपर वाले लेवल पे जाएंगे, ओके। अगर कोई डिलीवरी बॉय है, वो सामान लेकर या पार्सल लेके आया है, तो वो चलता जा रहा है स्टेयर्स पे, अब उसको फर्स्ट फ्लोर पे भी जाना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो क्या कर रहा है, पहले फर्स्ट पे जाके वहां सामान बटेगा, तब जाके हम सेकंड पे जाएंगे, फिर वहां बटेगा, तब हम थर्ड पे जाएंगे, ठीक है, स्टेप वाइज मैनर। तो वैसे ही हम क्या निकले हैं, हम निकले हैं इलेक्ट्रॉन्स का बोरा भर के। कितने इलेक्ट्रॉन्स है कौन बताएगा, उस एटम का एटॉमिक नंबर हमें बताएगा, राइट। कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो न्यूट्रल एटम है तो कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। जब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम उसकी बोरी उठाकर चल देंगे कहाँ, डिफरेंट शेल्स के पास, पहले K, फिर L, फिर M और फिर N। हमेशा स्टेप वाइज मैनर में ही चलेंगे, जंप करके दूसरी शेल पे नहीं जाना, ठीक है। पहले एक का पेट भरेगा, दूसरे के पास जाएंगे, उसका पेट पूरी तरीके से भरेगा, फिर हम तीसरी के पास जाएंगे, ओके। तो ये क्या है, हमारे रूल्स हैं फॉर फिलिंग दी इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब देखो, हम वैलेंसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी क्या है, बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी है आपके एटम की, ठीक है। ये एटम किस तरीके से दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम के साथ कंबाइन करेगा, वो डिपेंड किस पे करता है, इसकी वैलेंसी पे करता है। अब हम वैलेंसी निकालते कैसे हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा वापस पीछे चलना पड़ेगा, कहाँ, जहां पर बोहर एंड ब्यूरी ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या कहा था कि हमेशा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। और उन्होंने इस तरीके के जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के, जिनके अंदर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी कहा था कि ये काफी केमिकली अनरिएक्टिव होते हैं और ये स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं स्टेबल, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल इनका भरा हुआ है, इनका पेट जो है भरा होता है, तो ये सेटिस्फाई होते हैं, इसीलिए केमिकल रिएक्टिविटी इनकी बहुत कम होती है। तो हमें पता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम कहते हैं ऑक्टेट, ठीक है। जब भी किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है मतलब वो स्टेबल है, ठीक है। तो ये हमें पता है। अब हमारी आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो ये जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, यही हमें बताते हैं कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है। बेसिकली आपके एलिमेंट को क्या करना है, एटम को क्या करना है, ऑक्टेट चाहिए। अब वो ऑक्टेट दो तरीके से मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन्स लेने से या इलेक्ट्रॉन देने से। तो वो दोनों में से जो भी रास्ता पॉसिबल है, उसके बेसिस पे ही आपकी वैलेंसी डिसाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन दिया गया है,
सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14. That means it contain 14 electrons in neutral atom. Okay, 14 electrons हैं. इनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कराएंगे 2, 8, 4. ठीक है, सबसे पहले K के पास जाएंगे. K की ऑक्यूपेंसी 2 इलेक्ट्रॉन की है, वो फुल हो जाएगा. देन हम L के पास जाएंगे, उसकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी फुल हो गया. उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो M में चले गए. ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? जो वैलेंस शेल में है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, राइट. बट ये स्टेबल कब बन सकता है? जब इसके अंदर हो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, राइट. तो वो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? टू कंप्लीट ऑक्टेट इट नीड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 8 चाहिए और 4 प्रेजेंट हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. इसे अपने ऑक्टेट को अगर कंप्लीट करना है, स्टेबल बनना है, तो इसे 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. और वही क्या है? इसकी वैलेंसी. 4, जो इसको और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, वही इसकी वैलेंसी है. अब इस केस में देखिए, सिलिकॉन के केस में 2 चीजें यहां पर हमें देखने को मिल सकती हैं. क्या? आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है, राइट. वही ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे. अगर लूज भी करेगा तब भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन की एल शेल बचेगी, विच इज कंप्लीट ऑक्टेट, वो भी स्टेबल है. तो इसका मतलब इन दोनों में से जो भी करे, लेकिन वैलेंसी क्या है? वैलेंसी तो इसकी 4 ही रहेगी, राइट. देन सेकेंड हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन, राइट. इन केस ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 16. तो 16 एटॉमिक नंबर है, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका एटम न्यूट्रल है, राइट. यहां पे ऑक्सीजन न्यूट्रल है, सो इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 2, 8, 6. अब क्या चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना. ऑक्टेट कंप्लीट करना है. सबसे पहले देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 6 है. अब अगर इससे क्या करना है? ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो इसे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, पर अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका मतलब सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें और चाहिए. 2 इलेक्ट्रॉन की इसको और जरूरत है, तो आप कह सकते हैं टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्सीजन को क्या जरूरत है? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत है. तो इस केस में वैलेंसी क्या हो जाएगी ऑक्सीजन की? 2 इसकी वैलेंसी हो जाएगी. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. गिव एनी 2 यूजेस ऑफ आइसोटोप. तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर. ठीक है, एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं हम? इन शॉर्ट, atomic number is equal to number of protons present in the nucleus of atom
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर है 6 और इसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है। सो एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर कहां से आया, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन्स कहां रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, तो उन प्रोटॉन्स का नंबर ही हमें देता है एटॉमिक नंबर। देन हमारे पास है मास नंबर। अब मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन शॉर्ट में हम मास नंबर को ये भी कह सकते हैं कि ये है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का क्या मतलब है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कौन से पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उन्हीं का सम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वही हमें क्या देता है, मास नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मास नंबर ऑफ कार्बन इज 12। अब ये 12 कहां से आया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कार्बन में कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कार्बन में कितने हैं, 6। तो इन दोनों का सम किया है हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 6 plus 6 that will give you mass number 12। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइसोटोप एंड आइसोबार। आइसोटोप्स क्या हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो आप सिंपली कैसे याद रख सकते हैं, सेम क्या है, एटॉमिक नंबर, एंड डिफरेंट क्या है, मास नंबर। ओके। फॉर एग्जाम्पल 12C6 14C6, ये दोनों ही क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। दोनों का देखिए एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है 6 6। डिफरेंस कहां पे आया, मास नंबर पे। इसका मास नंबर है 12 और सेकंड वाले का मास नंबर है 14। इसका मतलब आइसोटोप क्या है, दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट सेम है, दोनों ही कार्बन है, राइट। सो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो क्या है हमारे, वो होंगे आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो यहीं से आपको क्या पता चल जाएगा कि एलिमेंट जो है वो डिफरेंट होगा, तभी तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। बट सेम क्या है, सेम है मास नंबर। Isobar are atom of different element having same mass number but different atomic number। जब एलिमेंट ही डिफरेंट हो गए तो ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर वहां पे हमारा डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल आर्गन एंड कैल्शियम, इन दोनों में ही आप क्लियरली देख सकते हो
एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है, लेकिन मास नंबर क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार की। यूजेस ऑफ आइसोटोप क्या है? यूजेस ऑफ आइसोटोप में हमारा फर्स्ट यूज आता है यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो यूज होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोड्यूस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट। देन हमारा कोबाल्ट का एक आइसोटोप है विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Na+ has completely filled K and L shell. Explain. सोडियम आयन के अंदर कंप्लीटली फिल है क्या, K और L शेल। अब आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से कंप्लीटली फिल शेल है। तो सबसे पहले आपको सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, राइट। सोडियम का एटॉमिक नंबर पता होगा तभी तो हम सोडियम आयन बना पाएंगे। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। ओके, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। और क्योंकि अभी देखो अभी कोई चार्ज नहीं है इस सोडियम पे, मैंने सिर्फ Na लिखा है, अभी मैंने Na+ नहीं लिखा, राइट। तो इसका मतलब है ये सोडियम न्यूट्रल है। इस केस में एटॉमिक नंबर इक्वल होगा टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं इस सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 11, राइट। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करो। KLMN, राइट। सबसे पहले K की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी कितनी होती है? अभी आप देख कर रहे हैं 2 होती है, राइट। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देन L की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एक इलेक्ट्रॉन जो बचा वो M में चला गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 281 इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल गई। अब हमने क्या किया है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है ताकि Na+ बन जाए, है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसे लॉस्ट किया है हमने, तो क्या होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन 281 थी वो 28 हो जाएगी, राइट। तो अब हमें क्या पता चल गया कि जो सोडियम का आयन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 28 है। अब देखिए 2 फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि K शेल है। और K की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी ही कितनी है? 2 है, 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। देन सेकेंड L शेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी है 8 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हमने यहां पर डाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, K और L शेल जो हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है किसमें? सोडियम आयन में, राइट। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, किस तरीके से हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और आंसर देना है वो समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।